नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षित भारत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं शुभम और आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी वर्ष 2025 में जो वैकेंसी आई है उसके हर एक चीज को देखेंगे। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका एग्जाम कब होने वाला है, उसका पेपर पैटर्न कब है, फॉर्म का डेट कब है और आपका एग्जाम जो एक्सपेक्टेड होने वाला है, साथ ही साथ फॉर्म की फीस क्या रहने वाली है, यानी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहने वाली है आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर। तो आइए अब हम एक एक करके डिटेल देखते हैं कि वो कौन कौन सी सारी इंफॉर्मेशन बेसिक पता होनी चाहिए और साथ ही साथ हमें कैसे तैयारी करना है, ये सब कुछ भी हम लोग लास्ट में डिस्कशन जरूर करेंगे। और शिक्षित भारत कैसे आपको इस आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी में हेल्प करने वाला है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए जो डेट रहने वाला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का, वो आपका 23/1/2025 यानी आपका 23 जनवरी से इस चीजें स्टार्ट हो चुकी है। और जो आपका लास्ट डेट रहने वाला है, लास्ट डेट आपका रहेगा एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करने का, वो रहेगा 22/2/2000 यानी आपका 22 फरवरी लास्ट डेट रहने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी है इस फॉर्म को जरूर फिल कर दे। यहां से आपको ये चीजें समझ में आ रही है। एक चीज और हम बता दें, अभी देखिए 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन है इसको भी मंजूरी मिल गई है, यानी जहां पर ये सैलरी अभी मैं बता रहा हूं वो 7th पे के हिसाब से, ठीक है। लेकिन 8 पे कमीशन अगर लागू हुआ तो वहां पे सैलरी जरूर आप लोगों की भी बढ़ेगी, जो भी अभ्यर्थी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपको यहाँ पे लेवल मिलने वाला है, लेवल 1 to 7th पे कमीशन के हिसाब से यहाँ पे पैसा मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, तो ये दो डेट याद रखिएगा और बाकी इसमें करेक्शन की भी डेट आएगी। तो होप सो ये आप ऐसा फॉर्म भरिए कि आपकी गलती ही ना हो, ठीक है, ताकि आपको करेक्शन ना करना पड़े। बाकी आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्या सैलरी रहने वाली है और क्या इसमें एज लिमिट दिया गया, तो यहाँ पे देखिए जो सैलरी रहने वाली है वो आपका 7th पे कमीशन के हिसाब से रहने वाली है, जो कि 18,000 बेसिक सैलरी मिलने वाली है आपको। और एज यहाँ पे एज देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 1/1/2025 से पहले तक, ठीक है, अगर आप 18 से 36 साल के एज के बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और टोटल अगर देखा जाए तो 32,438 पद पे ये भर्ती आई है, ठीक है। हालांकि ये जो भर्ती है, ये जो पोस्ट आई है 32,000 के आसपास 438, इसको बढ़ाने की मांग बहुत सारे अभ्यर्थियों ने की है, बहुत सारे अध्यापक ने भी किया है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे भी अपील करता हूं कि इसको बढ़ाने की बात जरूर करें। ट्विटर पे आप जरूर इसको ट्वीट करें कि जो वैकेंसी है लगभग ये 1 लाख के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे अगर देखा जाए, अगर 2019 का अगर डाटा आप देखेंगे तो लगभग 1,25,00,000 अभ्यर्थी फॉर्म फिल किए थे। और वहां पे देखिए यहाँ पे तो 32,000 ही आपकी क्या आई है, पोस्ट आई है। तो इस पोस्ट को जरूर बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये पोस्ट है आपका, ये एज लिमिट दिया गया और ये आपका जो सैलरी है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया, यानी कोविड की वजह से क्या हुआ है, 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। उसके बारे में देखिए यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स हैं तो वहां पे आपको 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन है, ऑन रिजर्व या ईडब्ल्यूएस है, यानी आप जनरल कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो वहां भी 3 साल की छूट दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया गया है क्या कि आपका जो एज लिमिट है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो कब तक का रहना चाहिए। तो जो भी अभ्यर्थी 18 से 36 साल की उम्र के हैं, यानी अगर वो जनरल कैटेगरी, साधारण कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से है, उनका डेट ऑफ बर्थ इससे पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 2/01/1989 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ओबीसी और नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए ये 2/1/1986 हो गया है, ठीक है। SC ST के लिए 84 तक हो गया, यानी 1984, 2/1/1984 से अगर पहले का डेट है तब आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद का अगर डेट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और 1/1/2004 के बाद वाले बच्चे, यानी अगर आपका डेट 1 जनवरी 2007 रहने वाला, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2007 रहने वाला तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2007 हो गया तो वहां पे आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, सिर्फ 1 जनवरी 2007 तक ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एज लिमिट आपको होप से समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कि फॉर्म का फीस कितना लगने वाला है, ठीक है। उससे पहले देखिए यहाँ पे फॉर्म फीस से पहले आप देखिए कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी योग्यता क्या रहने वाले। तो यहाँ पे देखिए योग्यता बोला गया है, या तो आप 10th पास होने चाहिए, 10th पास होने चाहिए, या फिर आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन वो डेट भी याद रखिएगा, इससे पहले ही आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी 22/02/2025 से पहले आप पास आउट होना चाहिए। यानी आपका 10th 2024 में ही हो गया है, उससे पहले जब भी हुआ, लेकिन वो हो गया होना चाहिए। इस डेट पे आपको पास होना चाहिए, डिग्री आपकी सब कुछ होनी चाहिए, वहां पे ये बातें रखा गया
है, ठीक है। और ये दोनों ही चीजें क्या है, अप्लीकेबल है, या तो आप 10th पास है तो भी, या आप ITI किए हैं तो भी, या दोनों है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे, योग्य माने जाएंगे। फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जनरल के लिए यहाँ पे रखा गया है, जनरल के लिए यहाँ पे 500 रुपए रखा गया है, और अदर देखेंगे यहाँ पे SC ST और माइनॉरिटीज के लिए कम्युनिटी के यहाँ पे देखिए 250 रुपए रखा गया है। लेकिन ये पे एक चीज और यहाँ पे समझिएगा कि आपकी 400 रुपए फीस वापस भी हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होगी, 400 रुपए फीस वापस हो जाएगी CBT मोड जैसे ही आप पेपर देंगे उसके बाद। तो जो भी आप पेमेंट करेगा फॉर्म भरते समय, आप जब पैसा अपना कटवाइएगा तो साइबर कैफे से नहीं बल्कि अपने आप अकाउंट से कटवाइएगा, ताकि जब वो रिफंड पैसा आए तो आपको क्या हो, आपके खाते में आ जाए। और अगर आप फीमेल है या फिर अगर OBC SC ST है तो यहाँ पे आपको 250 रुपए फॉर्म फीस लगने वाला है, ठीक है। तो ये योग्यता आपने देख लिया कि योग्यता क्या रहने वाली है, फॉर्म की फीस क्या लगने वाली है। ऐसे लग तो अभी 500 रहा है लेकिन वो 400 रुपए आपको रिफंड हो जाएगा, और यहाँ पे जिसका 250 रुपए लग रहा है वो पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसी बातें यहाँ पे कही गई है। आगे देखिए नेक्स्ट अगर बात करें कि कैसे आपका अब परीक्षा होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए 4 चरणों में इसकी रखा गया है। क्या क्या इसमें, तो सबसे पहले देखिए आपका जो CBT टेस्ट होगा यानी आपका पेपर होगा, ठीक है। आपको क्या होगा, पेपर देना होगा। अगर पेपर क्वालिफाई करा आपने, अच्छा ये पेपर आप कहीं पे भी दे सकते हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम है ये आप कहीं पे भी दे सकते हैं, अपने नियरेस्ट जो भी सेंटर आप डाल सकते हैं वहां पे डाल देंगे, ठीक है। लेकिन फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका जो मेडिकल टेस्ट है, आप जिस जोन में सेलेक्ट किए होंगे, जिस जोन में आप सेलेक्ट किए होंगे आपको वहीं पे जाना होगा। कहां जाना होगा, वहीं जाना होगा, ठीक है, वहीं जाना होगा, ठीक है। लेकिन परीक्षा आप कहीं पे भी दे सकते हैं, जहां पे आपका नियरेस्ट सेंटर होगा वहां पे आप परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस होने वाला है, जैसे आप परीक्षा पास करेंगे तो जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ये सब कुछ उसी जोन में होगा जहां से आपने फॉर्म को फिल किया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और ये पूरा ऑनलाइन पेपर होने वाला है, CBT मोड पे ये पेपर होने वाला है। अब इस CBT मोड में पेपर सबसे बड़ा प्राइमरी काम तो आपका यही है कि आपको पेपर को क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद की जो चीजें हैं वो बहुत ही आसान रहने वाली हैं, ठीक है। तो अब देखिए पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको सिलेबस भी पता होना चाहिए। सिलेबस में आपको 4 सेक्शंस में आपको यहाँ पे पेपर दिया गया है। अब उन 4 सेक्शंस को आप देखिए कि आपके पेपर में क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए CBT मोड होने वाला है, फिर ऑनलाइन पेपर आपका होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये 90 मिनट का पेपर होने वाला है, यानी 1 घंटा आपको 30 मिनट का समय यहाँ पे मिलने वाला है। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का देखने को मिलेगा। टोटल आपको 100 क्वेश्चंस, यानी आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का आपका बच्चों पेपर होने वाला है। अब इसमें 4 सेक्शंस में आपके पेपर आएंगे। 4 सेक्शंस कौन कौन से हैं, तो पहला आपका यहाँ पे आएगा जनरल साइंस। पहला क्या आएगा आपका, जनरल साइंस आएगा। उसके बाद मैथ्स आ जाएगा 25 क्वेश्चंस उसमें से, और उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 20 क्वेश्चंस रहेगा। तो ये टोटल मिला के आपको 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 1.5 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहने वाले हैं यहाँ पे। और -1/3 का क्या होगा, नेगेटिव मार्क्स रहने वाला है। अगर आपने गलत किया तो यहाँ पे क्या होगा, यानी 0.33 आपके मार्क्स क्या होंगे, डिडक्ट होंगे अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया, और एक क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो आपको +1 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अब इसके बारे में और भी डिटेल में दिया गया है कि जो ये आपके 4 सेक्शन में सिलेबस है, इसका क्या डिटेल सिलेबस रहने वाला, तो उसको भी हम लोग देखते हैं कि जनरल साइंस में हमें क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, हमें रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, उसके बारे में भी डिटेल में दिया गया है। और साथ ही साथ इसके बाद हम ये भी बताएंगे कि आपको शिक्षित भारत कैसे हेल्प करने वाला है आपके RRB ग्रुप डी वैकेंसी में 2025 का जो रहने वाला है, और इसको क्वालिफाई करने में शिक्षित भारत भी आपके साथ है, आपके साथ पूरी सारी चीजों को जो भी सिलेबस है सब कुछ हम लोग कवर कराने वाले हैं। देखिए मैथ्स का जो सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है, मैथ्स में लगभग 10th लेवल की जो भी चीजें हैं, नंबर सिस्टम हो गया आपका, बोर्ड मास हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शंस हो गया, एलसीएम एचसीएफ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हो गया, आपके परसेंटेज हो गया, आपका प्रतिशत मेंसुरेशंस, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, आपका ब्याज के हो गया, लाभ हानि हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री हो गया। यानी 10th लेवल का, क्लास 10th लेवल का जितनी भी मैथ्स है बेसिक, ये आपके आने वाले हैं, ठीक है। एलिमेंट्री स्टैटिक्स हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एज हो गया, कैलकुलेशंस हो गया, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड क्रिस्टल्स हो गया। तो ये सारी चीजें आपकी मैथ्स के सेक्शंस में आने वाले, लगभग आप कह सकते हैं कि क्लास 10th लेवल का ये सारी चीजें रहने वाली है। अगला बात करते हैं, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग के सिलेबस में देखिए क्या क्या चीजें दिया गया है। तो यहाँ पे एनालॉगी टेस्ट दिया है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज दिया है, कोडिंग डिकोडिंग दिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिया है, रिलेशनशिप दिया है, सिलोजिम्स दिया है, जंबल वेन डायग्राम्स,
डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स एंड अजम्पशंस दिया गया है। तो ये सारे जो सिलेबस है वो आपका रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है। जनरल साइंस, अब जनरल साइंस देखिए, ये रीजनिंग आपका कितने मार्क्स का रहने वाला है, 30 मार्क्स का रहने वाला है, 30 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए आपका जो जनरल साइंस रहने वाला है, द सिलेबस अंडर द दिस शैल बी कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, यानी क्लास 10th लेवल का आपकी जो एनसीईआरटी होती है, देखिए एनसीईआरटी अगर आपने कर लिया, ठीक है, क्लास 10th की अगर आपने कर लिया, और यहाँ पे देखिए जो एनसीईआरटी है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आती है, तो आपको जो साइंस करना है, जनरल साइंस जो करना है वो आपको क्लास 10th लेवल की अगर आपने कर ली है तो आपकी सारी चीजें वहां से कवर हो जाएंगी। स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया, देखिए जनरल साइंस में यहाँ पे बोला गया कि 10th लेवल की स्टैंडर्ड की जो बुक होगी, और सबसे जो स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है सीबीएसई क्लास 10th की, वो आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी अगर हिंदी बोर्ड के भी हैं उनको भी दिक्कत नहीं आने वाली, वो जनरल साइंस की किताब से आप पूरा प्रिपेयर करिएगा जनरल साइंस को। बाकी मैथ और आपका जो रीजनिंग है यहाँ पे पूरा टॉपिक दे रखा है। बात करेंगे लास्ट जो रहने वाला है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के बारे में, तो यहाँ पे देखिए साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है। याद रखिएगा इसमें बोला गया इट मे बी नोटेड दैट द टॉपिक्स स्टेटेड अबव द इलस्ट्रेटिव एंड नॉट नेसेसरी एग्जॉस्टिव, यानी यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो आपके टॉपिक रहने वाले एकदम एज इट इज नहीं रहने वाले, ठीक है। और यहाँ पे भी जो ये सब्जेक्ट्स बोला गया ऑन करंट अफेयर बोला गया, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, ठीक है। याद रखिएगा जो भी जनरल अवेयरनेस होगी वो किस बेसिस पे होगा, करंट अफेयर पे। जैसे अभी मान लीजिए कुंभ चल रहा है तो कुंभ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने वर्ष में लगता है, कहां कहां लगता है, ठीक है, कितने सालों बाद लगा है, महाकुंभ क्यों कहते हैं। तो ऐसे जो भी अभी करंट मामला चल रहा है करंट अफेयर पे, उसके रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बजट पे आ सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें आ सकती है। ये पूरा यहाँ पे पूरा आपको प्रोसीजर दे दिया गया है, पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है कि आपको क्या क्या चीजें करने वाली है। अब लास्ट में हम यही बात करेंगे कि हमें कौन सा जोन भरना चाहिए जहां पे हमें मैक्सिमम चांसेस है सिलेक्शन लेने का। देखिए ये आपकी ग्रुप डी की नौकरी है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा सैलरी नहीं है कि आप किसी भी जोन में जाकर नौकरी कर पाएंगे। हाँ, कुछ टाइम तक तो आपको लग सकता है कि आप कर पाएंगे, लेकिन एक फैमिली को लेकर सर्वाइव कर पाना ग्रुप डी की नौकरी पे थोड़ा सा मुश्किल रहता है, चैलेंजिंग रहेगा। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाके रहते हैं तो वहां पे सारी चीजों को मेंटेन कर पाना और वहां पे मुश्किल रहेगा। इसलिए आप जब भी जोन सेलेक्ट करिए आप इस चीज को मेक श्योर जरूर करिएगा कि क्या आप वहां पे लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। एकदम लास्ट अगर मजबूरी है तो आप किसी भी जोन में, ऐसे जोन भी है जहां पे आप अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहां से नौकरी निकल जाना आपका आसानी होगा, और वहां पे बहुत कम मार्क्स, मतलब 60-65 नंबर भी अगर आप ला रहे हो 100 में से, तो आपका सिलेक्शन वहां पे पक्का है और वहां पे आपको नौकरी रखी हुई है, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि नियरेस्ट जोन में हो तो आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, ताकि अगर आप ग्रुप डी की भी नौकरी कर रहे हैं तो अगर आपके नियरेस्ट लोकेशन में रहेगा तो आपके लिए वो बेनिफिशियरी होगा, आपको वहां पे रहने खाने पीने का खर्चा कम होगा और आपकी जो सैलरी होगी आप उसमें से पैसे को बचा भी पाएंगे। तो चलिए वो जोन कुछ कुछ है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे देखिए ये सारे जोन आपको दे दिया गया, अगर इसमें से मैं कुछ अगर टॉप 5 बताऊं, अगर वहां पे आपका 60-65 नंबर भी अगर आपके आ जाते हैं तो आपकी नौकरी वहां पे ग्रुप डी की रखी हुई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया अहमदाबाद हो गया, ठीक है, अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया आपका, ठीक है, चेन्नई हो गया आपका, ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे गुवाहाटी हो गया आपका, ठीक है। ये ऐसे ऐसे जगह जहां पे आपको क्या हो सकता है, ये आपका हो गया सिकंदराबाद। ये कुछ ऐसे जगह है जहां पे अगर आपका 65 नंबर भी अगर आ गया, अगर 65 नंबर भी आ गया 100 में से, तो आपकी नौकरी रखी हुई है। बाकी किस जगह पे, किस जोन में कितने आपके वैकेंसीज हैं, किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज हैं, किस पोस्ट का क्या काम है, ये सारी चीजें भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे बता दिया जाएगा कि कौन सा काम आपको सही रहेगा। आप अपने हिसाब से अपने काम को वहां पे सेलेक्ट करिएगा, जोन सेलेक्ट करिएगा। एक चीज याद रखिएगा, जिस भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी जोन के लिए, आप एक ही जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा जोन सेलेक्ट किया, अलग जगह से भी फॉर्म भरा, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप जब भी सेलेक्ट करें अच्छे से सेलेक्ट करें, सोच समझ के करें, और किस डिपार्टमेंट में करना है ये सारी चीजें वहां पे मेंशन किया गया, उस चीज को ही देख के आप इस फॉर्म को फिल करिएगा। बाकी अगर हम बात करें कि अब शिक्षित भारत आपको इस आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम है इसमें कैसे हेल्प करने वाला, तो देखिए यहाँ पे जो आपके 4 सेक्शंस थे जहां पे पूरा सिलेबस यहाँ पे बताया गया था, इन चारों सेक्शंस का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। मैथ्स के जितनी भी टॉपिक्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जितने भी टॉपिक है, नंबर सिस्टम से लेके आपका जो यहाँ पे क्रिस्टन तक रहने वाला, पाइप एंड क्रिस्टन तक,
हर एक का टॉपिक वाइज आपको वहां पे हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू कराने वाले हैं। साथ ही साथ रीजनिंग में देखिए एनालॉजी से लेके आपका जो यहाँ पे असर्शन, आर्गुमेंट्स एंड अजम्पशंस है, यहां तक यानी ए टू जेड जितना भी सिलेबस है टॉपिक वाइज प्लस पीवाईक्यू हम लोग वहां पे कराने वाले हैं। हर एक चीज विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। हर एक चीज यहाँ पे मिलने वाली है। जनरल साइंस क्लास 10 की जो बुक है उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कराएंगे, और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर की चीजें हैं, इसको भी कवर कराया जाएगा। यानी ओवरऑल जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी का सिलेबस है, इसको हम लोग यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी का, तो आप हमारे चैनल के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। और बाकी आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से हम लोग पूरी तैयारी कराने वाले हैं। और बाकी आज के लिए इतना ही। जो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है हमारी ऑलरेडी आरआरबी ग्रुप डी को लेके, आप उसको जाके देखिए। पीवाईक्यू सीरीज चलाया जा रहा है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, आप उसको जाके देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही साथ पूरा जितना मैंने बताया था आपको ये सिलेबस, ये सब कुछ हम लोग वहां पे कवर कराने वाले हैं। मिलते हैं उस क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।